I welcome you all in Spur Economics Point. Today we will discuss one of the important function of money that belong to the secondary functions of money, and it is standard of deferred payments. अब स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स का क्या मतलब है और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स ने कैसे बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स थी उनको कैसे एलिमिनेट किया, और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट जो है इसकी मदद से या इसकी बदौलत कैसे ट्रांजैक्शंस इन फ्यूचर में सेटल करना काफ़ी आसान हो गया। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की डेट में हम बात करेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट सिंपली मीन्स जब आपको फ्यूचर में पेमेंट चुकानी होगी या पेमेंट करना होगा, बस उसी फंक्शन ऑफ मनी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सिंपल, ठीक है। अब स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में दिया जाने वाला पैसा, ठीक है ना, उस पैसे को ही हम स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट बोलते हैं। ठीक। अब मसला यह है कि स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट जो है इसकी बदौलत से क्या कुछ मुमकिन हुआ। देखिए, अगर हम यहाँ पर एक इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, सपोज हम यहाँ लेते हैं कोई इकोनॉमी और उस इकोनॉमी का नाम ए है। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी ए। अब इकोनॉमी ए में क्या है, यहां पर दो शख्स है, ठीक है ना। सपोज एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है ना। ये एक्स ने वाई को कोई चीज बेची, ठीक है ना, और वाई ने एक्स से कोई चीज खरीदी, ठीक है। तो आज की डेट में इन्होंने इसको खरीदा, ठीक है, लेकिन इसका पेमेंट जो है वो इनको नियर फ्यूचर में देना होगा, आने वाले समय में देना होगा, ठीक है। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि अगर वाई ने एक्स से कोई चीज खरीदी तो जब तक ये वाई के पास पहुंच जाएगी, ठीक है ना, तो तब तक वाई पेमेंट नहीं करेगा, और जो ही ये वाई के पास पहुंच जाएगी तो वाई उसका पेमेंट उस समय करेगा। तो यही इसका मतलब होता है कि अगरचे उन्होंने अभी जो इन दोनों के बीच में परचेज हुआ, ठीक है ना, जो वाई ने परचेज किया एक्स से, ठीक है, लेकिन इसका पेमेंट जब फ्यूचर में किया जाएगा ना इन इकोनॉमी ए, ठीक है, तो उस फ्यूचर पेमेंट को देने को ही हम क्या डेफर्ड पेमेंट बोलते हैं, यानी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर इकोनॉमी ए आप देखोगे तो इस इकोनॉमी ए के अंदर बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होंगी जिन ट्रांजैक्शंस का पेमेंट फ्यूचर में देना होता है या फ्यूचर में चुकाना होता है, ठीक है। अब ये तो काफी इजी है इस इकोनॉमी ए के अंदर ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि ये जो मनी है इस इकोनॉमी ए के अंदर, उस मनी की बदौलत ऐसा करना मुमकिन हो गया, ऐसा करना काफी इजी हो गया वहां पर, ठीक है ना, क्योंकि मनी जो है उसका वैल्यू जो है वो कम व बेश कांस्टेंट रहता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस इकोनॉमी ए के अंदर जो इनकी करेंसी होगी, जो मनी है, ठीक है ना, वो उसको जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है वहां पर। मींस इकोनॉमी ए के अंदर जो मनी है वो वहां पर क्रेडिट एज वेल एज डेबिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी बात यह है कि उसको जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है वहां पर, ठीक है। बार्टर सिस्टम में ये करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, ठीक है ना, क्योंकि जो फ्यूचर पेमेंट होता था वहां पर वो होता था इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, वो होता था इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की सूरत में होता था, क्योंकि बार्टर सिस्टम में गुड्स आर एक्सचेंज्ड गुड्स, ठीक है ना। लेकिन अब उसमें ये प्रॉब्लम थी कि फ्यूचर पेमेंट के लिए जो रिपेमेंट कमोडिटी थी या रिपेड कमोडिटी जो थी, वो रिपेड कमोडिटी उस समय रिस्क में होती थी। रिस्क में किस एतबार से होती थी, क्योंकि उसका वैल्यू, जो रिपेड कमोडिटी थी उसका वैल्यू या तो इंक्रीज हुआ होगा जब उसका कंपैरिजन हम पिछले वक्त के साथ करेंगे, ठीक है ना, पिछले वक्त में उसका क्या वैल्यू था,
तो फ्यूचर में उसका वैल्यू वही नहीं रहेगा या वही नहीं रहता, या तो वो इंक्रीज होता या तो फिर वो डिक्रीज होता। तो इस तरीके से वहां पर ये रिपेड कमोडिटी में बहुत बड़ा रिस्क था, या तो उसका वैल्यू इंक्रीज हुआ होगा या तो फिर डिक्रीज हुआ होगा। दूसरी बात ये कि रिपेड पेमेंट जो है इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की सूरत में, जो रिपेड कमोडिटी थी, तो लेने वाला जो है वो उसमें डिसएग्रीमेंट इस तरीके से जाहिर कर देता कि उसका जो क्वालिटी है उस चीज की, उस कमोडिटी की जो क्वालिटी है, ठीक है ना, वो क्या है, वो अच्छी नहीं है, वो पुअर है। आई बात समझ में? यानी जो चीज उस समय मैंने आपको दी थी और जो चीज आप मुझे दे रहे हो इकोनॉमी ए के अंदर, तो वो चीज जो है उसकी क्वालिटी जो है वो पुअर है, वो अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से भी वो अपना डिसएग्रीमेंट जाहिर कर सकता था, ठीक है। तो इसलिए बार्टर सिस्टम में फ्यूचर पेमेंट्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन जब इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हुआ इकोनॉमी ए के अंदर, ठीक है ना, तो इससे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट करना काफी इजी हो गया, क्योंकि फ्यूचर में आप जो पेमेंट उसको दे रहे हो उसका वैल्यू जो है वो कम व बेश सेम है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि उसको जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है। तीसरी बात यह है कि दैट इज इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय एवरी। इकोनॉमी ए के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स है, ठीक है ना, जो यहां पर प्रोडक्शन है या फिर जो अदर बिजनेस एक्टिविटीज हैं, वो काफी ज्यादा इजी हो गई, वो काफी ज्यादा नरिश हो गई, वो काफी ज्यादा फ्लोरिश हो गई, ठीक। और इस तरीके से इकोनॉमी ए के अंदर यानी फाइनेंशियल सेक्टर जिसको हम कहते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हम बोलते हैं, उसमें एक अलग तरीके की चेंज आ गई। और उस चेंज की वजह से वो सारी प्रॉब्लम्स या फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स की वजह से वो प्रॉब्लम्स जो बार्टर इकोनॉमी में होती थी वो एलिमिनेट होकर रह गई, और इकोनॉमी ए जो है उसमें फ्यूचर पेमेंट काफी ज्यादा इजी होने लगा या इजी बन गया। और इस तरीके से इस इकोनॉमी ए के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो काफी ज्यादा सुपीरियर रेट पे होने लगी। और पेमेंट, आई होप कि यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का कंसेप्ट समझा दिया, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। फॉर एनी क्वेरी यू कैन सिंपली आस्क मी अ क्वेश्चन in the comment section, and thank you very much for watching this video.